नमस्कार। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं और मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। हिमाचल में नई भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया कब शुरू होगी और उसके साथ जो पुरानी भर्तियां हैं, खासकर जो पेपर लीक का एक इंसिडेंट आया था सामने हमारे, और उसके बाद राज्य सरकार ने जो स्टेप लिए हैं, उसके बाद क्लास 3 की भर्तियों का जो पूरा काम है वो लोक सेवा आयोग की तरफ को शिफ्ट हुआ है। पिछले कुछ महीनों से क्योंकि बहुत से बदलाव सिस्टम में आए हैं, लोक सेवा आयोग ने इस साल अपनी जो भर्ती परीक्षाओं की शेड्यूल है उसमें भी जो रूल्स ऑफ बिजनेस है इनके अपने, उनमें भी कुछ बदलाव किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो। और साथ में एडिशनल काम आ गया है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का, जिसको बीच में बंद कर दिया गया था। अभी जो बड़ी कंसर्न है एक सभी का, जो हमारे व्यूअर्स का भी, वो ये है कि जो भर्ती परीक्षाएं अभी बीच में फंसी हुई हैं पेपर लीक के बाद से अब तक, कुछ एफआईआर के दायरे में हैं, कुछ एफआईआर से बाहर हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल युवाओं के मन में हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। और दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग का अपना काम है जो पहले से ये कर रहे थे। शेड्यूल आपने देखा होगा, अगस्त महीने में मुख्य जो परीक्षाएं हैं उनकी सारा जो शेड्यूल है वो आ गया है। ऐसे में आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, इनसे बात करेंगे और वो बातें होंगी सिर्फ वही सवाल जो युवाओं के मन में भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और इसमें सबसे पहले जो शुरुआत है वो इनके अपनी जो व्यवस्था में बदलाव हुआ है उसको भी बात करेंगे और क्लास 3 की भी बात करेंगे, जो भर्तियां भी पेपर लीक के बीच में फंसी हुई हैं, और साथ में जो अब नई भर्ती विज्ञापन आने वाले हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम हैं उनको लेकर सरकार की चिट्ठी 2 दिन पहले आयोग को भी मिल गई है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में बात करने के लिए। सबसे पहले जो रूल्स ऑफ बिजनेस आयोग ने अपने चेंज किए हैं सर, उससे पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि वो आयोग ने अपने यहाँ ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या क्या बदलाव किए हैं। राजेश जी, जैसे आपको पता है, पहले हमारे जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें अलग अलग कैटेगरी है। एक 3 टियर सिस्टम है, एक 2 टियर सिस्टम है, एक सिंगल टियर सिस्टम है। तो जिनके डिपार्टमेंट्स के या जिन पोस्टों के लिए पहले से गवर्नमेंट के आरएनपी रूल बने हुए हैं, उनमें हम उन आरएनपी रूल के हिसाब से ही भर्तियां करते हैं। जैसे एचएएस है, एचजीएस है, अलाइड सर्विसेज है, नायब तहसीलदार के हैं, इनके ऑलरेडी रूल्स हैं। इसमें पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेन होता है और इंटरव्यू होता है। लेकिन बाकी जनरली जितनी भी भर्तियां हम क्लास 1 क्लास 2 की करते हैं या क्लास 3 भी जो हमारे प्रीव्यू में है, उसमें हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेते थे। स्क्रीनिंग के बेस पे हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को और फिर इंटरव्यू लेते हैं। और पूरी की पूरी जो फाइनल सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस्ड थी अभी तक। मतलब जो इंटरव्यू 100 नंबर का है या जितने भी नंबर का है, उसी के बेस पे हम फाइनल फिर उनको सिलेक्ट करते थे। तो उसमें बार बार ये युवाओं की तरफ से और लोगों की तरफ से, एस्पायरेंट की तरफ से डिमांड आ रही थी कि ये बड़ा सिस्टम सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि इसमें रिटर्न को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो आयोग ने इस पर काफ़ी विचार किया। हमने बाकी आयोगों की कार्यप्रणाली को भी स्टडी किया, यूपीएससी का भी देखा, और हमने उसके बेस पे फिर पिछले 5-6 महीने उसको स्टडी करके एक एलोबरेट रूल्स ऑफ बिजनेस जो है बनाए हैं, जिसमें हमने काफ़ी चेंज किया है इस भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी के दायरे में लाने के लिए। अभी हमने सारी भर्ती प्रक्रिया, चाहे वो नॉन आरएनपी रूल्स वाली है या दूसरी है, वो 3 टियर सिस्टम में कर दी है। पहला प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, वो स्क्रीनिंग है बेसिकली। उसके बेस पे हम कैंडिडेट्स को मेन एग्जामिनेशन के लिए छांटेंगे। तो मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो हमने 120 नंबर का किया है, और 120 नंबर वो, और प्लस हमने 30 नंबर का इंटरव्यू रखा है सिर्फ। तो जो फाइनल मेरिट है वो 150 नंबर में से बनेगी। तो मतलब 80% हम रिटर्न को लेंगे और 20% हमने इंटरव्यू के लिए रखा है, ताकि दोनों मार्क्स जोड़ेंगे तो बच्चों को कोई वो नहीं रहेगी। उसकी योग्यता है वो रिटर्न में कितने लाता है। इंटरव्यू 30 नंबर का है, 30 में वो कितने लाता है। इंटरव्यू सिर्फ ओवरऑल पर्सनैलिटी जज करने के लिए होता है। उसकी जो व्यावसायिक उसकी योग्यता है और है, वो रिटर्न में उसको शो करनी पड़ेगी। और रिटर्न अब डिस्क्रिप्टिव होगा। पहले ऑब्जेक्टिव भी हम स्क्रीनिंग लेते हैं, अब डिस्क्रिप्टिव हमने पूरे का पूरा कर दिया। तो इससे हमें उम्मीद है कि बच्चों, युवाओं के जो मन में शंका रहती थी कि पता नहीं गड़बड़ होती है, कुछ होती है, वो शंका बिल्कुल उनके मन से निकल जाएगी, क्योंकि अब उनके दोनों को जोड़ के हम उनका फाइनल सिलेक्शन करें। और ये सर क्लास 1 से क्लास 3 तीनों में रहेगा? ये हमने क्लास 1 क्लास 2 के लिए प्रक्रिया की है, और क्लास 3 के लिए भी हमने 2 पार्ट कर दिए हैं अभी। अच्छा। एक प्रीलिम्स लेंगे हम, पर वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव, उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव रखा, लेकिन प्रीलिम्स प्लस हम उसका पार्ट 2 फिर मेन टाइप का लेंगे और फिर उसके हिसाब से उनका आगे करेंगे।
जाएंगे। उनका तो पूरे का पूरा रिटर्न पे है, क्लास 3 में तो इंटरव्यू होता ही नहीं है, तो उनका जो पेपर 2 होगा वो पूरे का पूरा उसके बेस पे फिर फाइनल होगा। पेपर 1 से हम स्क्रीनिंग करेंगे, पेपर 2 से उनकी मेरिट बनेगी। अभी सर हाई कोर्ट में एक केस गया था जिसमें ये डिमांड थी कि जो इंटरव्यू है उस प्रोसेस की भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। आप लोगों ने जो रिप्लाई वहाँ दिया उसके बाद सर कोर्ट ने फैसला भी दिया, वो भी आपकी ही फेवर में था, मतलब आपका जो तर्क था उसको माना कोर्ट ने। तो वो क्या डिमांड क्यों की जा रही है इस तरह की, और जो आपका पक्ष है उसमें वो क्या है? बच्चों की तरफ से ये डिमांड रहती है कि शायद इंटरव्यू में, क्योंकि पहले जो हमारे रूल्स है जैसे मैंने आपको बताया वो 100% पूरे का पूरा इंटरव्यू बेस्ड ही था, तो इसलिए शायद मन में शंका रहती थी कि इंटरव्यू में पता नहीं कोई गड़बड़ होती है, कोई सिफारिश चलती है, कुछ और चीज़ चलती है, जबकि ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं है। क्योंकि यहाँ बिल्कुल एलोबरेट सिस्टम है, पूरा बोर्ड बनता है और बोर्ड में योग्यता के आधार पर उसको छांटा जाता है। लेकिन उस शंका को दूर करने के लिए हमने अपने रूल ऑफ बिजनेस में पहले ही चेंज कर दिया है, तो उसके बेस पे भी। और दूसरे फिर हमने हमारा जो तर्क था, आपने अखबार में पढ़ा होगा, जो जजमेंट आई उसमें कोर्ट ने वो माना है कि एक सैंक्टिटी होती है इंटरव्यू की। अगर उसकी इंटरव्यू की प्रक्रिया को आप इंटरव्यू को वीडियोग्राफी करने लग जाएंगे तो हर एक कैंडिडेट उसके बेस पे वो लिटिगेशन में जा सकता है और फिर वो कभी भी वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए कोर्ट ने भी उसको बड़ा वाजिब माना और उन्होंने बोला भी कमीशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम के हिसाब से ही काम करता है। एक सर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आयोग ने शुरू की अपने यहाँ, उसके बाद हमें भी पता लगा था कि बाहर के जो स्टेट्स के आयोग हैं वो भी यहाँ आके देख रहे हैं उसको कि इस व्यवस्था में कैसा है। तो कैसा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एनआईसी के साथ मिलकर हमने ये सिस्टम चलाया था कुछ साल पहले, और कमीशन ने शुरू किया था शायद 2020 में, और इसमें बड़ा अच्छा, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है, नहीं तो बार बार चक्कर काटने पड़ते थे, बच्चों को हार्ड कॉपी देनी पड़ती थी, गलतियाँ होती थी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी। अभी बच्चा शुरू में अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारी वेबसाइट में जो सिस्टम है OTR सिस्टम बना हुआ है उसमें लॉगिन कर सकता है, अपने क्रेडेंशियल पूरे डाल के अपना यूज़र ID पासवर्ड बनाता है। एक बार उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद जब भी उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई वैकेंसी निकलती है तो उसको अलर्ट चला जाता है और ऑटोमेटिक उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर उसने कोई क्वालिफिकेशन अपग्रेड की है तो वो उसमें सिस्टम है कि उसको एडिट करके अपनी अपग्रेडेड क्वालिफिकेशन भी उसमें डाल सकता है। तो वो पूरा सिस्टम है और उसको बार बार उसको भरने की जरूरत नहीं है। जो भी एग्जाम वो जिसके लिए एलिजिबल है उसके लिए वो जब वैकेंसी निकलेगी तो वो भर सकता है, सिर्फ फीस उसने जमा करनी है। तो इसका बच्चों में बड़ा अच्छा रिस्पांस है। बाहर से हमारे पास मध्य प्रदेश से ऑफिशियल्स की टीम आई थी पूरे सिस्टम को समझने के लिए, हमारे पास कर्नाटका से पीछे टीम आई थी, फिर केरला के भी कमीशंस के मेंबर आए थे। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है। उन्होंने ये सारा स्टडी प्लस हमारे रूल ऑफ बिजनेस जो नए निकाले इनकी अच्छी स्टडी की, उसकी बड़ी अप्रिसिएशन हुई है। तो इससे बच्चों में काफ़ी वो है। तो हम लोगों से जो भी इस प्रकार की सजेशन आती है उसके बेस पे इसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं और एनआईसी उसमें हमारा सहयोग देती है। और इसमें हमारे को इस पोर्टल की वजह से पिछले साल कोई गवर्नेंस का एक अवार्ड है वो भी मिला था हमारा। अच्छा सर, आजकल दो तरह की चीज़ें चल रही हैं जब हम एग्ज़ाम ले रहे हैं। एक OMR सिस्टम है, एक CBT सिस्टम है। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि CBT पब्लिक सर्विस कमीशन अपने यहाँ कैसे लागू कर रहा है और कितने स्केल का है? CBT कमीशन में ज़्यादा बड़े स्केल का नहीं है क्योंकि हमारी भर्तियों में इतने ज़्यादा कैंडिडेट होते नहीं है। मेनली जो HAS है, क्लास 1 और क्लास 2 की बात कर रहे हैं। क्लास 1 क्लास 2 में जैसे HAS का है, HGS का है, जिसमें लार्ज स्केल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो उसमें तो ये सिस्टम लागू होता नहीं है। तो बाकी जो बाकी भर्तियाँ होती है, एक 2 वैकेंसी, 8 10 वैकेंसी, उसमें कैंडिडेट्स कम होते हैं, तो उसमें हम CBT तक के लिए जाते हैं। तो पहले हम थोड़ा बाहर के सेंटरों में कर रहे थे, लेकिन पीछे इसकी जो सैंक्टिटी थी उस पर सवाल उठाए गए थे, कुछ लीकेज भी हुई थी। तो उसके बाद से कमीशन ने ऑलमोस्ट बाहर के लीकेज कहाँ हुई सर? बाहर मतलब ये जो बाहर हुई थी। अच्छा, बाहर कोई हुई थी, शायद कोई ऑल इंडिया लेवल की किसी टेस्ट में हुई थी जिसमें FIR भी CBI ने दी थी। तो फिर यहाँ भी विचार किया गया। तो हमने अभी ये निर्णय ले रखा है कि हम जो हमारे कमीशन में हमारे पास अपना सिस्टम है, हमारे पास 343 कैंडिडेट्स को CBT लेने का वन टाइम CBT लेने का हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। तो हम जो हमारे अगर कोई 343 तक के बच्चे होते हैं तो हम अपने यहाँ पर अपना जो हमारा एग्जामिनेशन हॉल है उसमें CBT लेते हैं। उसमें इंटरनेट का कोई व्यवस्था नहीं है, हम यहीं से उसको फीड करते हैं और अपने सिक्योर सिस्टम से उसको चलाते हैं। तो सर अभी जो एक कमेटी सरकार ने बना रखी है दीपक सानंद जी की अध्यक्षता में, अब उनका सारा फोकस, क्योंकि जितनी अभी रिपोर्ट तो पहले उनकी अभी आनी है, लेकिन जो TCS के साथ भी उन्होंने मीटिंग की, सारी चीज़ें की हैं, तो उनका पूरा फोकस ये है कि OMR बड़ा ऑब्सोल्यूट हो गया है, तो अब जो ये एग्ज़ाम है ये CBT के माध्यम से होने चाहिए। हमारे यहाँ जो लेवल ऑफ जो फिगर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जैसे अब JOIT की बात करें तो 1 लाख से ऊपर होता है। आपने कंडक्टर का भी लिया है, उसमें भी फिगर बहुत ज़्यादा आता है। तो CBT फिर किस तरह से हिमाचल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट में उसके हिसाब से मेरे को तो लगती नहीं है, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है, क्योंकि हमारे पास इतने कंप्यूटर सेंटर नहीं है और प्राइवेट एजेंसी की सैंक्टिटी, उनकी सिक्योरिटी पे काफ़ी सवाल उठे हैं। जैसे मैंने बताया अभी जो पीछे खबर पड़ी थी भी हुआ है। और आप देख ले UPSC इतने बड़े एग्जाम कंडक्ट करता है नेशनल लेवल की, वो OMR पे ही अभी तक जाते हैं, वो CBT पे नहीं गए हैं, क्योंकि उन्हें इस पर
विश्वास नहीं है और इसकी सैंक्टिटी फुल प्रूफ नहीं है, प्राइवेट एजेंसी को देना पड़ता है, आउटसोर्स करना पड़ता है। या तो गवर्नमेंट एक फेज्ड मैनर में है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, दे आर गोइंग फॉर CBT, पर वो फेज्ड मैनर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं ताकि एक सिक्योर सिस्टम बने, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या किसी को सेंटर्स को बनाया जाए, उसकी सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए और उसकी सिक्योरिटी को वेरीफाई किया जाए ईयरली बेसिस पे या जो भी हो सिस्टम। अगर उस बेस पे जाएंगे तो हो सकता है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा अभी लगेगा। अभी इमीडिएटली अगर हम सोचें भी हिमाचल में CBT 1 लाख कैंडिडेट्स के लिए हम कर दें तो मेरे हिसाब से अभी तक इस तरह का लगता नहीं, बाकी सरकार क्रिएट करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ओके, अब सर मेन जो सवाल है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो ये कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से आपके पास भर्तियाँ आई हैं, जो पेपर लीक की वजह से आई, वो रिजल्ट कब तक निकालेंगे आप? हमारे पास आपको भी पता होगा, अखबारों में पढ़ा, हमारे पास 7 पोस्ट कोड के लिए रिजल्ट सरकार ने दिए थे, जिनमें जो विजिलेंस एंगल से क्लियर थे, कोई केस दर्ज नहीं थे। तो उसमें हमने एक सिर्फ सिंगल वैकेंसी वाला एक पोस्ट कोड है फ्रैंकलिन ऑपरेटर्स का, उसमें एक पोस्ट के लिए उसमें कुछ रूल्स का इशू हमने सरकार को रेफर किया और 6 की हमने रिजल्ट निकाल दिए। इसके अलावा हमारे पास अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई रिजल्ट निकालने के लिए आया नहीं है। और जहाँ तक रिकॉर्ड का सवाल है, रिकॉर्ड पूरे का पूरा हमीरपुर कमीशन के पास जो OSD है उनकी कस्टडी में ही, हमें रिकॉर्ड कोई शिफ्ट नहीं किया गया, हमें सिर्फ ये 6 पोस्टों का रिकॉर्ड दिया गया था। तो बाकी रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। अगर सरकार कोई और भी रिजल्ट निकलवाना चाहेगी तो कमीशन अपने जो कैपेबिलिटीज़ है हमारी और हमारा जो रूल ऑफ बिजनेस है अपने सिस्टम के हिसाब से, उनको भी सरकार की जो मदद हमसे चाहेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी जो एस्पायरेंट्स है बेचारे जिनके रिजल्ट लटके हुए, अगर उनको कोई असुविधा ना हो तो हम रिजल्ट निकालने में कोई वो नहीं करेंगे। लेकिन हम सिस्टम से और जो हमारे रूल ऑफ बिजनेस है उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, हमने सरकार को पहले भी बताया है। अच्छा, तो सरकार से इस एडिशनल काम के लिए, क्योंकि आपके पास अपना काम पहले से है, इसके लिए कोई एडिशनल वर्कफोर्स, एडिशनल बजट, एडिशनल रिसोर्सेज कुछ डिमांड किए हैं अभी तक? हमने सरकार को जब शुरू में बोला था, हमने बोला था भाई हमें अगर इसके लिए एडिशनल मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, वो डिपेंड करेगा आप कितना काम हमें देना चाह रहे हो, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं थी सरकार की तरफ से भी क्या क्या हमें देना चाह रहे हैं। अभी जैसे रिजल्ट बनने को दिए हैं, कुछ हमको कंडक्टर्स का एडवर्टाइज करने के लिए पोस्टें दी थी, वो हमने एडवर्टाइज कर दी हुई हैं, तो उसी के हिसाब से मैन पावर लेंगे। हमने कुछ रिक्वेस्ट की थी, तो हमारे पास पहले बोर्ड कॉर्पोरेशन भी 2018 में शिफ्ट किया गया था, पहले कमीशन के पास काम नहीं था, तो उस टाइम कुछ डिमांड थी हमारी, लेकिन वो उस टाइम पूरी नहीं की थी। अभी कल जो मीटिंग हुई है उसमें ये पता लगा, भी ऑफिशियली आया नहीं है, अभी हमारे लिए कुछ 7 एक पोस्ट इन्होंने सैंक्शन की है जो हमारी पुरानी डिमांड थी कैबिनेट में। तो उसके हिसाब से अभी जो जितना काम है उसको हम इसी जो वर्कफोर्स हमारे पास है उसी से चला रहे हैं। हमारी अपनी खुद की 30 के करीब वैकेंसीज अपनी जो ऑलरेडी सैंक्शन पोस्ट है उनमें भी वैकेंट हैं, जिनको हमारे पास क्योंकि एलिजिबल नहीं है प्रमोशन जोन में लोग, हम भर नहीं पा रहे हैं, तो हमने सरकार से अनुरोध किया था भी कुछ इलेक्शन देके हमें भरा जाए। तो हम जो भी हमारे पास फोर्स है हम उसी से अभी काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें ये है कि जो जिन पोस्ट कोड में अभी FIR है, क्योंकि बहुत सारी FIR अभी भी दर्ज हो चुकी हैं और कुछ अभी मामला चल रहा है, जैसे कल भी एक मामले में FIR दर्ज हुई, जिन पोस्ट कोड में FIR है उनको लेकर जो आपके रूल्स ऑफ बिजनेस हैं या जो काम करने का सारा ले डाउन प्रोसीजर है, उसमें क्या अड़चन है? अर्चन उसमें तो हम लीगली, क्योंकि वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें तो किसी प्रकार की हम तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो इन केस गवर्नमेंट कहे कि कंडीशनल अपॉइंटमेंट इनको दे दी जाए बाद में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइंग मास्टर का इशू है पोस्ट कोड 980 का, तो उसमें कुछ भर्ती पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें लीकेज एक कैंडिडेट या एक कोई व्यक्ति है, बाकी कुछ नहीं है अभी भी, जितनी भी इंक्वायरी अभी विजिलेंस कर रही है। तो उसमें अगर सरकार ये डिसाइड कर ले कि इसमें कंडीशनल अपॉइंटमेंट ही करनी है, तो उसमें कोई आपके रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई कंट्राडिक्टरी चीज़ें आती हैं? नहीं, ऐसा हमारे रूल ऑफ बिजनेस में कुछ नहीं, लेकिन वो सरकार को और विजिलेंस को हमें लिखित में कन्वे करना पड़ेगा भाई इसमें क्या क्या है। अगर वो क्लियर करेंगे हम उसको एग्जामिन करेंगे, अगर उसमें पॉसिबल होगा तो हम रिजल्ट निकलवा सकते हैं, लेकिन हमको लीगली उसको एग्जामिन भी करवाना पड़ेगा और फिर विजिलेंस उसी हिसाब से लिख के भी देगी हमें। ये सरकार हमें लिख के देगी भी हाँ इसमें ये लीगल हर्डल्स हैं या लीगल क्लैरिटी। अगर लिख के, जैसे पहले हमको उन्होंने 6 पोस्ट कोड दिए या 7 दिए, तो उसमें उन्होंने लिख के दिया भी इसमें हमारी तरफ से क्लियर है, तो हमने रिजल्ट निकाल दिया। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का हमें रिस्पॉन्स देंगे और फिर हमसे क्या चाहेंगे। ओके, और जो पोस्ट कोड FIR से बाहर हैं, मतलब जिनमें FIR नहीं है, लेकिन अभी जिसमें कई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, कईयों में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आधी हो गई है, कईयों में बिल्कुल नहीं हुई है अभी, तो जो और विजिलेंस वो जांच में नहीं है, तो उनके लिए भी आपको अभी पर्सनल से या गवर्नमेंट से अभी इंतजार है लिस्ट, जैसे पहले 7 की आई थी उस तरह वो एडिशनल लिस्ट दूसरी दें, या फिर आपके लोग हमीरपुर जाके, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ एक आप कोई सेंटर अपना ऑपरेशनलाइज कर दें, क्योंकि रिकॉर्ड तो अब आपको ही लेना है सारा, तो वो व्यवस्था कैसे रहेगी?
नहीं, हमीरपुर जाके रिकॉर्ड लेने में हमें दिक्कत नहीं है। अभी पहले भी जो हमें 6 दी थी उसमें हमारी टीम हमीरपुर गई थी, हम रिकॉर्ड लेके आए थे वहाँ से, क्योंकि रिकॉर्ड उन्हीं की कस्टडी में, ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ भाई हम पुराना रिकॉर्ड लेंगे ना, कमीशन ने ये माना है। हमने ये बोला भी हमें जो अगर नई भर्ती करनी है तो हम अपने रूल ऑफ बिजनेस के हिसाब से उसको भर्ती को करने के लिए तैयार है। वो जो जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है और सरकार चाहती है भी इनको दोबारा इस में एग्ज़ाम लिए जाए, हाँ, तो हमने ये बोला था भाई उनकी फ़ीस सरकार मत ले दोबारा, लेकिन वो क्योंकि हमारा सिस्टम अलग है, हमारा डाटा बैंक अलग है, उनका सिस्टम अलग था, तो हमारे सिस्टम में क्योंकि उनके साथ सिनर्जी नहीं है हमारे सिस्टम की, उनका सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है हमें पता नहीं है, तो हमें अपने सिस्टम में कैंडिडेट्स को दोबारा अप्लाई करवा के फिर अपने सिस्टम से हम एग्जाम उनका ले सकते हैं। लेकिन जो बात की आपने भी जिनके रिजल्ट अभी अटके हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जो हमारे पास ये 6 में भी बहुत लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी थी, तो हमने अपनी कमेटी बना के उनकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं, उनका शेड्यूल जारी किया था। तो अगर ऐसा भी सरकार देना चाहिए तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार एक तरीके से हमें बताए भी इनमें क्या क्या करना है और क्लैरिटी के साथ बताए तो हम उसको करने को तैयार हैं। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि जिनमें एफआईआर नहीं है वो भी अभी लिस्ट नहीं आई है वहाँ से? अभी क्लियर हमारे पास आया नहीं उसमें कुछ भी, रिकॉर्ड उन्हीं के पास है और इंतजार आप कर रहे हैं उसका। अगर देंगे सरकार चाहेगी भी ये चीज़ें हैं जो क्लैरिटी हो, विजिलेंस की तरफ से भी ये क्लियर है, राइटिंग में आए वो क्लैरिटी हमें दे और फिर उसी के हिसाब से हम 1 बाय 1 उनको टेकअप कर लेंगे। एक मसला हमीरपुर कर्मचारी चयन का जो भंग हो चुका है उसका ये भी है सर कि उसके कोर्ट केस बहुत पेंडिंग है और उसमें जो पुरानी मेरिट है उसको रिवाइज करना या किसी को अपॉइंट करना और साथ में अगर हम कर्मचारियों के इश्यूज एम्प्लॉयज़ मैटर निकाल दें तो भर्तियों से रिलेटेड भी बहुत सारे केस हैं, तो वो भी फिर आपको ही ऑन करने हैं? नहीं, उसके बारे में तो अभी मीटिंग भी हुई थी लास्ट वीक मेरे ख्याल, उसमें डिसाइड हुआ है कोई कमेटी बनाई जाएगी सरकार की तरफ से। वो कमेटी, क्योंकि अगर हम कोर्ट केस में लग गए तो हम बाकी काम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास तो स्टाफ भी बड़ा लिमिटेड है, तो हम या तो रिक्रूटमेंट कर ले, हमारे पास कोई लीगल सिस्टम नहीं है ना, हमारे पास कोई यहाँ लीगल एडवाइजर या लॉ ऑफिसर है। हमीरपुर कमीशन में तो लॉ ऑफिसर की भी सैंक्शन पोस्ट थी, हमारे पास वो भी नहीं है, तो हमें तो जो हमारा स्टैंडिंग काउंसिल है उसी पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो उतना वो काम हम कर नहीं सकते क्योंकि उनके तो मेरे ख्याल हज़ारों में केसेज है, ऐसा हमें पता लगा है। अच्छा, दूसरी बात सर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अब नई भर्तियों को लेकर है, इस सरकार के बनने के बाद बीच में जो प्रोसेस चल रहा था, बीच में कैबिनेट में एक अप्रैल में डिसीजन हुआ था कि 15A और 4A जो कॉन्ट्रैक्ट के नियम है उनमें बदलाव करना है। वो फाइल आप लोगों से भी प्रोसेस होके गई क्योंकि वो नियमानुसार ज़रूरी था, लेकिन बाद में उसको कैप्टन अबेंस कर दिया गया। अब प्रिवेलिंग रूल्स ही हैं, तो क्योंकि चिट्ठी जारी हो गई थी, आपको भी मिल गई होगी, तो अब आगे के लिए जो नए रिक्विजिशन के बाद भर्ती विज्ञापन हैं उनका शेड्यूल क्या रहने वाला है, खासकर क्लास 3 में? अभी कल मेरे ख्याल कल ही हमारे पास चिट्ठी आई है सरकार के डिसीजन की, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया अभी उसको इन अवेंस रखा गया है 15A को, और आप जो पुरानी प्रणाली उसी के हिसाब से करें। तो हमने ऑलरेडी जब हमारे पास पीछे डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था भी हम करेंगे भर्ती, तो हमने डिपार्टमेंट्स को उनके ऑफिसर्स को बुला के उनको ट्रेनिंग दे दी थी, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, OTR है, ऑनलाइन ही रिक्विजिशन, हमारी भर्ती प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही है, डिपार्टमेंट्स को रिक्विजिशन सारी ऑनलाइन देनी पड़ती है, तो हमने उनकी ट्रेनिंग करा दी है सभी को, उनको यूज़र ID पासवर्ड दे दिया है, तो उनको ये बोला गया है भाई अगर सरकार जब क्लियर करे तो आप ऑनलाइन हमारे पर रिक्विजिशन दे दो, उसके बाद हम शेड्यूल अपना जो भी हमारी कैपेबिलिटी होगी उसके हिसाब से शेड्यूल जारी करेंगे। हमने जैसे मैंने आपको बताया कंडक्टर्स की ऑलरेडी हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी थी और उनकी 40,000 से ऊपर हमारे पास एप्लीकेशनें आई हुई हैं, वो 15A के कन्फ्यूजन की वजह से पेंडिंग थी। अच्छा। अब सरकार से हमने ये पूछा भी उनका उसमें एक फ़ीस का इशू है, भाई फीस किसने दी है किसने नहीं दी है, क्योंकि जो फीस नहीं देता वो आउटराइट रिजेक्शन हो जाती है, तो वो इशू डिसाइड करके वो सॉफ्टवेयर बताता भी इतने हैं, फिर हम कमीशन में डिसीजन लेते हो, कमीशन ही अप्रूव करता है, तो ये रिजेक्ट होनी है। अच्छा। तो उसको करके हम तो तैयार बैठे हैं उस एग्जाम को लेने के लिए, तो हम कभी भी वो कंडक्टर वाला ले सकते हैं, और इसी तरह हम बाकी प्रक्रिया भी अपने शेड्यूल में अपना खुद का शेड्यूल जो हमारा क्लास 1 क्लास 2 का प्लस इनका जो है वो जो भी हमारे शेड्यूल में मैन पावर के हिसाब से पॉसिबल होगा हम रेगुलरली एग्जाम लेने को तैयार है। एक कैबिनेट में सर टीचर्स की बड़ी सारी पोस्टें निकली हैं, मुझे लगता है वो अभी तक आपको रिक्विजिशन नहीं आई होगी? नहीं, उसकी नहीं आई है, हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्विजिशन थी पहले क्लास 1 की, वो हम प्रक्रिया जारी है और ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है हमने, सारे के सारे उनको दे ही दिए हैं, थोड़े से बचे हैं। ओके, तो बाकी जो प्रदेश का यूथ है खासकर जो आजकल बड़े मतलब वाइब्रेंट हैं, आजकल बड़ा सोशल ट्रोलिंग चल रही है रिजल्ट को लेकर, कोई कुछ को लेकर, तो उनको आप क्या कमीशन की तरफ से क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग ना ये बहुत जो सिस्टम में भरोसा है वो रहना चाहिए, और तरह तरह की चीज़ें बीच में आ जाती हैं, कई बार चिट्ठियाँ आ जाती हैं, कई बार कुछ आ जाता है, बेनाम जैसी होती हैं, और फिर जो कन्फ्यूज़न है वो यंग माइंड्स जो है उनमें जाता है। तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं 2 चीज़ों पर? एक ये कि जो भर्ती का प्रोसेस है, और दूसरा ये कि जो रिजल्ट रुके हुए हैं अब इस सारे एपिसोड की वजह से। तो भर्ती की प्रोसेस तो मैंने आपको बताया, हमने रूल ऑफ बिजनेस चेंज कर दिए, हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है, हम मार्क्स जो है ऑनलाइन डाल रहे हैं ताकि बच्चों को विश्वास रहे भी क्या मिल रहा है। तो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें तो बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं भी उसमें 100% श्योर रहें, जो उनकी योग्यता होगी, जो उनकी काबिलियत होगी उसके हिसाब से वो पक्का सेलेक्ट होंगे,
और उनको किसी प्रकार की उनके मन में ये विचार नहीं लाना चाहिए भी कोई सिफारिश यहाँ चलेगी या कुछ और चलेगी। सिफारिश से मैं ये कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि सिफारिश से बंदा रिजेक्ट हो सकता है यहाँ कमीशन में, आज की डेट में वो सिलेक्ट नहीं होगा कभी भी। अपनी योग्यता से आएँ। आपने पीछे देखा होगा, हमने काफ़ी भर्तियां की है और उसमें आपने देखा भी होगा भी किस तरह के बच्चे निकले। HS हमने किया, नायब तहसीलदार किया, तो हमने कोशिश की है क्योंकि एक आदमी जो हम सिलेक्ट करेंगे ना, वो अगले 30 साल तक एक सिस्टम को चलाएगा। तो लोगों का भरोसा भी है, लोगों की प्रशासन को कोई उसने चलाना है। तो हमारा बच्चों का मेरा यही कहना है कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई लगता भी उनको लगता भी कोई खामियां है हमारे सिस्टम में, कोई कमी है, उनको लगता है कोई सजेशन देना चाहे, तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरे सेक्रेटरी अवेलेबल रहते हैं, कभी भी आएँ, कोई भी आए, यहाँ खुला है, आके बताएं। लेकिन ये जो अनोनिमस लेटर्स हैं और हैं, इसको सोशल मीडिया पे डाल के उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे लोगों के मन में जो है शंकाएं पैदा होती है फालतू में, और जिनको पता नहीं होता वो सोचता वाकई ऐसे हो रहा होगा। जबकि इस प्रकार का हमारा ओपन सिस्टम है, आप जो मर्जी देख लें, तो उसमें वो पूरी तरह से निश्चिंत रहे। उनकी योग्यता के आधार पे उनको जो उनका ड्यू होगा वो मिलेगा। जहाँ तक जो नए रिजल्ट की बात है आपने की, हमीरपुर के हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम तैयार हैं, हम रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हैं। हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ है, हम उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसी सरकार हमको देगी हम उस पर चाहे भर्तियाँ करनी है, चाहे रिजल्ट निकालने हैं, हम करने को तैयार हैं। जी, तो ये थे कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। और आज इनके साथ बातचीत का हमारा एकमात्र मकसद ये था कि जो भर्तियों से रिलेटेड सवाल चल रहे हैं लोगों के मन में, या नई जो अब रिक्वेजिशन आनी है उनको लेकर, उन सारे सवालों का हल हो सके। आपको फिर भी अगर लग रहा है कि कोई और चीज़ जानने की आपके लिए है, तो इसी लाइव के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, ताकि हम बाद में जब इनसे कभी दूसरी बार सेशन करें तो आपके उन सवालों का जवाब भी कर सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।